नमस्कार साथियों, मैं स्वरूप सिंह शिक्षा संकल्प एसएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, हम संगणक, जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान जीके के संदर्भ में बीएसटीसी पीटीटी के बारे में हमारी क्लास चल रही थी। तो जो ये हमारा आज का जो वीडियो रहेगा, अब इकोनॉमिक्स के संदर्भ में अभी बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में मेरा जो पहला कंटेंट आपके सामने आया है, केंद्रीय बैंक क्या होती है, जो भारत के अंदर आरबीआई के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो केंद्रीय बैंक के साख और उसके नियंत्रण के रूप में हमने जो चीज़ों को समझा था, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। आज तो ये हमारा लेक्चर रहेगा मात्रात्मक उपाय। साथियों, यहाँ से हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और यहाँ से प्रश्न हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ से जो हम गलती करते हैं उसको हम आज सरल रूप से समझने का प्रयास करेंगे साथियों। तो सरल रूप से हम समझने का जब प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो साख नियंत्रण किए जाते हैं उसमें मात्रात्मक उपाय क्या क्या अपनाए जाते हैं। साख को कंट्रोल करना है, साख अगर बढ़ानी है तो क्या करना है, साख को अगर मार्केट के अंदर घटाना है तो आरबीआई बैंक क्या क्या करती है। तो इसमें कुछ टर्मोलॉजी, कुछ शब्दावली इसको हम जानते हैं। जैसे कि पहले हम देखते हैं बैंक दर। बैंक दर कौन लगाता है, बैंक दर क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस दर पर केंद्रीय बैंक, यहाँ हमारी केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाती है। आरबीआई गौर करे साथियों, यहाँ ध्यान रखना है, आपको गौर से समझना है। जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को, जो व्यापारिक बैंकें होती है जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, आदि आदि बैंकें हैं, इन व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाती है। कौन करवाती है? आरबीआई करवाती है, उपलब्ध करवाती है। तो आरबीआई बैंक जो लोन उपलब्ध करवाती है उस पर एक चार्ज लगाती है, दर लगाती है, वही बैंक दर होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बैंक दर कौन लगाती है? आरबीआई लगाती है। अगर साख की मात्रा को कम करना है, अब आरबीआई बैंक ये चाहती है कि जो पैसा है वो कम मार्केट के अंदर जाए और व्यापारिक बैंक कम पैसा ले और आगे भी कम दे, तो वो क्या करेगी? आरबीआई साख की मात्रा को अगर कम करनी है तो आरबीआई इस बैंक दर को बढ़ा देगी। जो ही बैंक दर बढ़ेगी तो व्यापारिक बैंकें भी कम लोन लेगी और आगे भी लोग जो होंगे वो व्यापारिक बैंकों से कम लोन लेंगे। ये सीधी सी बात है। तो ये इस तीर का मतलब है कि साख की मात्रा, अगर पैसे को कम करना है तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी और व्यापारिक बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लेंगे नहीं और साख देने की क्षमता भी घट जाती है। और साख का विस्तार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने हैं तो क्या करेगी? आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी। जो बैंक रेट, लोन की दर कम होगी, पर सरल भाषा में कहें कि ब्याज की दर जब कम होगी तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? सीधी सी बात है, तो अपन ज़्यादा लोन लेने चले जाएंगे। तो साख का अगर विस्तार, ज़्यादा पैसे अगर मार्केट के अंदर डालने हैं और लोगों को ज़्यादा आकर्षित करना है तो बैंक रेट को क्या करेगी? आरबीआई कम कर देगी। और आरबीआई जो है कम करेगी तो व्यापारिक बैंकें भी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से पैसा लेंगे और आगे अपन को भी लोन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और अपन भी ज़्यादा भागेंगे बैंकों की तरफ, क्योंकि बैंक रेट दर कम है, लोन रेट कम है तो अपन ज़्यादा की तरफ जाएंगे। तो साख के विस्तार को जब विस्तार को बढ़ाना हो तो बैंक रेट को कम किया जाता है। ये होती है बैंक दर। सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। रेपो रेट, रेपो रेट क्या है? ये प्रेजेंट टाइम में अभी ये रेपो रेट लागू हुई है। मुद्रास्फीति व संकुचन की दशा को अगर जब कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है या संकुचन कम हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट आरबीआई के द्वारा ही लगाई जाती है। इसे पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में आजकल जो मुद्रास्फीति है बढ़ रही है, संकुचन हो रहा है, इस दिशा को अगर जब कंट्रोल करना है तो रेपो रेट आरबीआई के द्वारा ही लगाई जाती है। इसे पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, देखो रेपो रेट आरबीआई के द्वारा ही लगाई जाती है, आरबीआई द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो रेपो रेट होता है। मगर रिवर्स रेपो रेट है, इसे गौर से समझें। ये व्यापारिक बैंक के द्वारा अपने आधी की राशि, जब व्यापारी बैंकों के पास अपना आधी की राशि यानी सरप्लस ज़्यादा राशि आ जाती है तो वो आरबीआई के पास जमा करवा दिया जाता है। जब व्यापारिक बैंक क्या करती है, उसके पास आधी की राशि ज़्यादा आती है तो वो व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जाती है और वहाँ अपना आधी की राशि में अधिक पैसे को वहाँ जमा करवाती है। इसके उपलक्ष्य में आरबीआई बैंक क्या करती है, जो दर काम ली जाती है, आरबीआई बैंक जो पैसा व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास रखती है तो आरबीआई बैंक उन्हें उन दर पर कुछ ना कुछ पैसा देती है, तो वो देती है और वो दर जो काम ली जाती है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। और इसका अगर विस्तार करना है तो इसको कम कर दी जाती है, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है और इसको संकुचन यानी कि इसका संकुचन करना है तो इसको बढ़ा दिया जाता है। गौर करें, जब इसका विस्तार करना है, इसको ज़्यादा फैलानी तो इसको कम कर देना है, इसको कम किया जाएगा और संकुचन, इसको
कम करना है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। वही जो सेम जो बैंक दर में काम की थी विधि, वो सेम इसमें ही विधि काम आएगी। जब विस्तार करना है तो उसकी रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, और जब संकुचन करना है तो रिवर्स रेपो रेट को, संकुचन यानी कम करना है तो उसको रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। गौर करें साथियों, इसमें व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने आदि की राशि को जब आरबीआई के पास जमा करवा दिया जाता है, अब क्या करेंगे, व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जाएगी, वहां जमा करवा दिया जाता है, जिसके बदले में जो दर काम ली जाती है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। अब गौर करें, यहाँ सीआरआर और एसएलआर में मिस्टेक हो जाती है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीसी की बुक में इसमें थोड़े कंफ्यूजन भी है, तो हम उस कंफ्यूजन को अब दूर करेंगे। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये कौन रखता है और किसके पास रखा जाता है? गौर करें, सीआरआर बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का, बैंक होते हैं उनको अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास तरल या नकद रूप में रखना अनिवार्य है, जिसे सीआरआर कहा जाता है। गौर करें साथियों, ये क्या करती है, बैंक अपना कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास तरल रूप में नकद रखती है। कौन रखती है? व्यापारिक बैंक के आरबीआई के पास जाकर रखती है, वो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास तरल या नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, ये सीआरआर होता है। या व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जाकर वहां तरल रूप में या नकद रूप में कैश रिजर्व रेशियो और कुछ अनुपात में आरबीआई के पास जाकर रखती है, आरबीआई उसको ले लेती है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये तरलता अनुपात होता है, वैधानिक तरलता अनुपात होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब देखिए, गौर कर यहाँ समझे, बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, जो बैंकें होती है उनको अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात या धनराशि या स्वर्ण व नकद के रूप में स्वयं के पास रखना अनिवार्य होता है। अब ये आरबीआई के पास नहीं जाएगी, बैंकें, व्यापारिक बैंकें खुद के पास ही रखेगी। एक निश्चित अनुपात धनराशि स्वर्ण या नकद के रूप में स्वयं के पास, यानी व्यापारिक बैंक खुद के पास रखेगी, वो एसएलआर होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात जिसे कहा जाता है। सीआरआर व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जाके रखेगी, एसएलआर व्यापारिक बैंक खुद के पास ही रखेगी, कुछ धनराशि स्वर्ण नकद अपने पास ही रखेगी। और इसमें अगर विस्तार करना है तो सीआरआर और एसएलआर को क्या कर देंगे, इसकी रेट को कम कर देंगी। जब अगर इसको विस्तार करना है, ज्यादा अगर फैलाना है तो अपन क्या करेंगे, इसको रेट को कम करेंगे तो लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, और जब इसको ज्यादा फैल गई और इसको कम करना है तो इसकी रेट को अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। सीधी सी बात है। अब पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया है, अब लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो अपन उनको कम करने के लिए उनका क्या करेंगे, एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देंगे। इस प्रकार अपने बैंक रेट को किया बढ़ाएंगे तो लोग पीछे की तरफ भाग जाएंगे। तो संकुचन करने के लिए एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा दो, और विस्तार ज्यादा फैलाना है तो सीआरआर और इनको कम कर दो। इनमें विपरीत संबंध होता है। गौर करें, सीआरआर और एसएलआर दोनों के अंदर तो विस्तार करना है तो इसमें क्या करेंगे, इनकी रेट को कम कर देंगे, और जब संकुचन यानी कि कम करना है तो इसकी रेट को बढ़ा देंगे। अब है सीमांत स्थायी सुविधा दर, इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सब आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को तरलता समायोजन के लिए अल्पकालीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तरलता समायोजन के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है, उसके लिए जब अल्पकालीन सुविधा यानी कि कम समय के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि बैंक कुल जमा का 1% होती है। जो बैंक जो जमा कराती है उसका 1% होती है, उसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है। इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी मात्रात्मक उपाय है। जब आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को तरलता समायोजन के लिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए अल्पकालीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, उसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है, जो कि बैंक कुल जमा का, बैंक में जो कुल जमा होते हैं उसका 1% होता है। साथियों, स्थायी जमा सुविधा दर ये नई विधि है। जब अपने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, उनकी समिति ने इस आधार पर एक नई विधि अपनाई थी, स्थायी जमा सुविधा दर। स्थायी फिक्स जमा डिपॉजिट एक सुविधा दर होती है। ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। उर्जित पटेल समिति के आधार पर यह सुविधा व्यापारिक बैंक के पास आकस्मिकता तरलता बढ़ाने पर, आकस्मिक यानी कैजुअलिटी, अगर तरलता लिक्विडिटी बढ़ जाती है, बढ़ने पर आरबीआई के पास 3.75 की दर से जमा करवा सकते हैं। अगर आपकी कैजुअलिटी तरलता अगर बढ़ जाती है तो कुछ व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास 3.75 की दर से जमा करवा सकते हैं। ये स्थायी जमा सुविधा दर होती है, आरबीआई उन्हें 3.75 की दर से प्रदान करती है। जो भी उनका जो फायदा होता है व्यापारी बैंकों को, वो 3.75 की दर से आरबीआई उन्हें देती है। तो ये कुल मिला के केंद्रीय बैंक की जो साख नियंत्रण जब हम करते हैं, इसमें टर्मोलॉजी में एक सवाल पक्का आता है, बैंक दर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है,
सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या होती है, स्थायी जमा सुविधा दर क्या होती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम गुणात्मक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सरल माध्यम से आपके तक पहुँचा रहा हूँ, और राजस्थान जीके के भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, और संगणक के भी वीडियो सब बन गए हैं। अब मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आरबीसी की बुक से ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साथियों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।